तो शुरू करते हैं इशू ऑफ शेयर्स सेमेस्टर 5 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 5 इशू ऑफ शेयर्स अकाउंटिंग का नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 4 के साथ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बेसिक ऑफ कंपनी क्या होता है, कंपनी का एक बैकग्राउंड, एक ओवरव्यू, एक हेलीकॉप्टर व्यू ले लिया था। बेसिक जर्नल एंट्रीज हम लोगों ने सीख लिया था और फॉर फीचर और री इशू का कंसेप्ट समझ लिए थे, उसमें एग्जांपल्स कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर फीचर री इशू का नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। ठीक है, फॉर फीचर री इशू का नेक्स्ट एग्जांपल। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लिखेंगे एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड। शुरुआत में हम लोग फॉर फीचर री इशू का कुछ दमादम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, जिससे सारा चीज हम लोग को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सारा बात हम लोग को क्लियर रहना चाहिए फॉर फीचर री इशू के बारे में। तो एक्स लिमिटेड फॉरफीटेड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। फेस वैल्यू है 10 रुपया, ऑफ ₹10 ईच, कॉमा issued at a premium, issued at a premium of 10%, issued at a premium of 10% for non-payment of first call of ₹2 and final call of ₹1 पर शेयर। तो क्वेश्चन को पहले यहां तक समझते हैं। एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने फॉरफिट कर लिया है, जब्त कर लिया है, छीन लिया है शेयर होल्डर से 5000 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि शेयर होल्डर कुछ इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट नहीं कर पाया। ठीक है, 5000 इक्विटी शेयर जिसका फेस वैल्यू कितना है, ₹10 ईच। फेस वैल्यू इज आल्सो नोन एज पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू और ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। प्रीमियम का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा में इशू किए थे। 10 का शेयर को देखो हमने 10% प्रीमियम में इशू किया था। तो हमेशा एक चीज याद रखना, इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम एंड क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि वो प्रीमियम किसके साथ इंक्लूडेड है, मतलब वो किस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है। इफ द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, और वो प्रीमियम किस इंस्टॉलमेंट के साथ इंक्लूडेड है, अगर क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं किया है, हम लोग हमेशा एज्यूम करके चलेंगे कि प्रीमियम इज कंसिडर्ड अलोंग विद अलॉटमेंट। ठीक है, ये सेल्फ नोट कहीं लिखना है तो लिख लो। ठीक है, इफ इन द क्वेश्चन नहीं बताया कि प्रीमियम जो है वो किसके साथ कंसिडर करना है, प्रीमियम को एप्लीकेशन के साथ कंसिडर करना है, प्रीमियम को अलॉटमेंट के साथ कंसिडर करना है, कि प्रीमियम को कॉल्स के साथ कंसिडर करना है, वी विल ऑलवेज कंसिडर प्रीमियम अलोंग विद अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में ये बात नहीं बताया है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम किसके साथ इंक्लूडेड है, किस इंस्टॉलमेंट में इंक्लूडेड है, हमेशा ये मान के चलेंगे कि प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूडेड है। राइट, तो कंपनी ने 5000 इक्विटी शेयर फॉरफिट किया है जिसका फेस वैल्यू 10 रुपया है, जो इशू हुआ था एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। नाउ जो भी प्रीमियम होगा ना 10%, ये फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। फेस वैल्यू कितना है, 10 रुपया। 10 रुपया का 10% प्रीमियम कितना होगा, 1 रुपया। फेस वैल्यू 10 रुपया, जिस भी दाम के आगे ऑफ रुपीज लिखा रहेगा बन जाएगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 रुपया, 10 रुपया का 10% प्रीमियम हो जाएगा 1 रुपया। तो फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 1 रुपया, मतलब कंपनी ने अपना 10 का शेयर को पब्लिक को 11 रुपया में इशू किया है। ठीक है, इशू प्राइस कैसे निकालते हैं, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। इफ द इशू इज एट प्रीमियम फॉर नॉन पेमेंट, शेयर होल्डर किस चीज का पैसा नहीं दे पाया, जो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर था, देखो वो पेमेंट नहीं कर पाया, किस चीज का, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। ठीक है,
कितना 2 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया नहीं दे पाया, फाइनल कॉल कितना नहीं दे पाया, 1 रुपया नहीं दे पाया, ठीक है। शेयर का फेस वैल्यू कितना था, 10 रुपया, द शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो 10 रुपया का 10% कितना, 1 रुपया। नाउ दिस प्रीमियम इज अलॉन्ग विद अलॉटमेंट, बिकॉज क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि प्रीमियम किधर इंक्लूडेड है। वी विल ऑलवेज कंसिडर कि ये प्रीमियम अलॉन्ग विद अलॉटमेंट कंसिडर किया गया, इट इज इंक्लूडेड इन अलॉटमेंट, राइट। और शेयर होल्डर ने क्या अलॉटमेंट फेल किया है, नहीं नहीं नहीं, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट फेल नहीं किया है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दिया 2 रुपया, फाइनल कॉल नहीं दिया 1 रुपया। यहां से देखो एक बात और क्लियर होता है कि शेयर होल्डर से कंपनी लास्ट तक पैसा मांगा है, फाइनल कॉल भी शेयर होल्डर ने फेल किया है, मतलब ये इंप्लाइड है कि जो कॉल्ड अप है वो 10 रुपया है, फाइनल कॉल भी शेयर होल्डर ने फेल किया है, मतलब ये इंप्लाइड है कि जो कॉल्ड अप है वो कंपनी जो पैसा डिमांड किया है वो 10 रुपया डिमांड किया है फेस वैल्यू के ऊपर। याद रखना कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं होता है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि कॉल्ड अप 10 रुपया प्लस 1 रुपया 11 रुपया है, ठीक है। कॉल्ड अप हमेशा कैपिटल का होता है, तो यहाँ पे कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 10 रुपया। कंपनी प्रीमियम अलग से डिमांड किया है, वो इश्यू ऑफ शेयर्स का पार्ट नहीं है, वो अलग से है, वो सेपरेट है, उसको सेपरेट रखो, सिक्योरिटीज प्रीमियम को सेपरेट रखो। कंपनी ने शेयर होल्डर से शेयर के लिए कितना कॉल किया है, कितना कॉल्ड अप वैल्यू है, 10 रुपया, क्योंकि शेयर होल्डर से कंपनी ने लास्ट तक पैसा मांगा है, फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है, तभी तो शेयर होल्डर फेल किया है। पहले कंपनी पैसा मांगा है तभी तो शेयर होल्डर फेल किया है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कंपनी ने 10 रुपया का शेयर पब्लिक को दिया है, ठीक है, और 1 रुपया प्रीमियम भी मांगा है, तो कंपनी ने कॉल्ड अप 11 रुपया बोला है, नहीं। कॉल्ड अप हमेशा कैपिटल का होता है, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम इंक्लूडेड नहीं होता है, प्रीमियम को सेपरेट रखना है। कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं होता, प्रीमियम कॉल्ड अप में नहीं होता, कॉल्ड अप में प्रीमियम नहीं हो सकता, प्रीमियम कॉल्ड अप के साथ नहीं हो सकता। अब कैसे बताएं, कॉल्ड अप हमेशा कैपिटल का होता है, उसमें कभी प्रीमियम का एलिमेंट नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितना, 10 रुपया, कॉल्ड अप भी कितना, 10 रुपया, और क्योंकि फेस वैल्यू भी 10 रुपया, कॉल्ड अप कैपिटल भी 10 रुपया, इसका मतलब दिस इज फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली कॉल्ड अप। तो फेस वैल्यू 10 रुपया, कॉल्ड अप भी 10 रुपया, 10 रुपया में शेयर होल्डर 2 रुपया फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, 1 रुपया फाइनल कॉल नहीं दे पाया, मतलब शेयर होल्डर 3 रुपया नहीं दे पाया। 10 रुपया में शेयर होल्डर 2 रुपया फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, 1 रुपया फाइनल कॉल नहीं दे पाया, मतलब 3 रुपया नहीं दे पाया। तो अगर शेयर होल्डर 10 रुपया में 3 रुपया नहीं दिया अनपेड, तो कितना दिया, 7 रुपया पेड अप, राइट। और जो प्रीमियम था 10% प्रीमियम किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, फेस वैल्यू के ऊपर, ये किसके साथ कंसिडर किया जाएगा, अलोंग विद अलॉटमेंट। तो अगर प्रीमियम अलॉटमेंट में इंक्लूडेड था और शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल फेल किया, इसका मतलब शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट फेल नहीं किया, और अगर अलॉटमेंट फेल नहीं किया मतलब शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा दे दिया। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो प्रीमियम किसके साथ इंक्लूडेड है, अलोंग विद अलॉटमेंट। यहां पे शेयर होल्डर ने क्या अलॉटमेंट फेल किया, नहीं। यहां पे शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल फेल किया, फाइनल कॉल फेल किया, मतलब अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर दे दिया था, हाँ बिल्कुल, अलॉटमेंट का पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया था, और जब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया मतलब प्रीमियम का पैसा भी दे दिया था। यहां तक क्लियर है। तो लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया, कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपया, कॉल्ड अप 10 रुपया जिसमें अनपेड 2 रुपया और 1 रुपया, कुल मिला के 3 रुपया, कॉल्ड अप 10 रुपया, अनपेड 3 रुपया, 10 रुपया कंपनी मांगा, शेयर होल्डर 3 रुपया कैपिटल का नहीं दे पाया, तो कैपिटल के रेस्पेक्ट में शेयर होल्डर ने कितना रुपया दिया था, 7 रुपया। याद रखना हम लोग जो फोरफिट करते हैं ना, फोरफिट कैपिटल का होता है, ठीक है, तो प्रीमियम को कंसिडर नहीं करते। तो कैपिटल के रेस्पेक्ट में शेयर होल्डर ने 7 रुपया दे रखा है। 7 रुपया किस किस चीज का होगा, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, कितना एप्लीकेशन कितना अलॉटमेंट वो हमको जानने का दरकार नहीं है, हमको बस ये याद रखना है कि शेयर होल्डर ने 7 रुपया दे रखा है और उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। आगे लिखो, ऑफ दीज 3000 equity shares were reissued
5,000 इक्विटी शेयर कंपनी फॉरफिट किया, जिसमें से कंपनी अभी 3,000 इक्विटी शेयर्स को री इशू कर रहा है। तो कंपनी फॉरफिट किया 5,000 इक्विटी शेयर्स, बट री इशू कम कर रहा है। इसका मतलब दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल री इशू, पार्टली री इशू। यहाँ पे पार्शियल री इशू हो रहा है। कंपनी 5,000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किया है, री इशू सिर्फ 3,000 कर रहा है। मतलब बाकी का 2,000 शेयर फिलहाल री इशू नहीं कर रहा है, वो कंपनी के पास ही रह जाएगा। reissued at the rate ₹8 per share, fully paid up। तो कंपनी देखो 5,000 इक्विटी शेयर फॉरफिट करके कितना शेयर री इशू कर रहा है, 3,000 इक्विटी शेयर री इशू कर रहा है। और कितना करके री इशू कर रहा है, ₹8 करके, फुल्ली पेड अप। पास necessary journal entries, pass necessary journal entries। so let's start with the solution। इसमें हम लोग को बस फॉरफीचर, री इशू और प्रॉफिट और री इशू का एंट्री पास करना है। In the books of X Limited journal, date, particulars, ledger folio, debit amount, क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले देखो 5,000 इक्विटी शेयर्स को फॉरफिट करने का, जब्त करने का, छीन लेने का एंट्री क्या होगा? जब कंपनी पब्लिक को अपना शेयर इशू करता है, पब्लिक को अपना शेयर ऑफर करता है, तो कंपनी का शेयर कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाता है। कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस, कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल जब हम लोग शेयर इशू करते हैं ना, तो कैपिटल बढ़ जाता है, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा जर्नल में। पर जब इशूड कैपिटल को हम लोग वापस खींच लेंगे अपने तरफ, कंपनी जब शेयर इशू किया हुआ शेयर्स को अपने तरफ वापस खींच लेगा, तो कंपनी का कैपिटल का बैलेंस कम हो जाएगा। कैपिटल का होता है क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल को कम करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए हम लोग जर्नल में फॉरफीचर का एंट्री में कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। तो लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 5,000 इक्विटी शेयर्स पे कॉल्ड अप ₹10 करके, 5,000 इक्विटी शेयर्स पे दो ब्रैकेट क्यों लगाना, कॉल्ड अप ₹10 करके। देखो शेयर का फेस वैल्यू भी ₹10 है और कॉल्ड अप वैल्यू भी ₹10 है। कैसे पता कॉल्ड अप ₹10 है? क्योंकि फाइनल कॉल तक कंपनी पैसा मांगा। कैसे पता कंपनी फाइनल कॉल तक पैसा मांगा? क्योंकि शेयर होल्डर फाइनल कॉल नहीं दिया। मतलब पहले कंपनी ने फाइनल कॉल डेफिनेटली उससे डिमांड किया होगा, तभी तो वो शेयर होल्डर फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। इसका मतलब शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप ₹10। इस ₹10 में देखो उसने फर्स्ट कॉल ₹2 नहीं दिया और फाइनल कॉल ₹1 नहीं दिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ध्यान से सुनना। द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो प्रीमियम 10% किसके साथ इंक्लूडेड है? अलोंग विद अलॉटमेंट। और क्या शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का अमाउंट फेल किया? नहीं। इट मींस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा क्लियर कर दिया था, दे दिया था। और जब अलॉटमेंट का पैसा दे दिया था तभी उसने प्रीमियम का पैसा भी शेयर होल्डर ने, डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने दे दिया था। वंस अगेन द शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम ऑफ 10%। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो प्रीमियम किसके साथ इंक्लूडेड है? अलोंग विद अलॉटमेंट। और क्या शेयर होल्डर ने एज पर द गिवन क्वेश्चन शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट फेल किया? नहीं, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट फेल नहीं किया। उसने अलॉटमेंट का पैसा डेफिनेटली दे दिया था और जब अलॉटमेंट का पैसा दिया था तब उसने प्रीमियम का पेमेंट भी कर दिया था। डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया था। क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया,
इसलिए प्रीमियम को हम फॉरफीचर का एंट्री में डेबिट नहीं करेंगे। फॉरफीचर का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम हम तभी डेबिट करते हैं अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है। फॉरफीचर का एंट्री में सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम तभी डेबिट करते हैं, कंडीशन है इफ द शेयर होल्डर हैज फेल्ड टू पे सिक्योरिटीज प्रीमियम। एज पर दिस क्वेश्चन शेयर होल्डर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पेमेंट फेल नहीं किया है, और क्योंकि शेयर होल्डर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पेमेंट फेल नहीं किया है, इसलिए फॉरफीचर का एंट्री में हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को डेबिट भी नहीं करेंगे। तो इसका अमाउंट लिख देते हैं 5000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा टोटल 50,000। अच्छा, जब शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पेमेंट फेल किया होगा तो थोड़ा ध्यान से समझना, रिसीव का एंट्री पास करते समय, रिसीव का एंट्री पास करते समय, फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री पास करते समय हमने बैंक डेबिट किया होगा जितना फर्स्ट कॉल का पैसा आया, कॉल्स इन अरियर को भी डेबिट किया होगा जितना फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। मतलब फर्स्ट कॉल पे जब इस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने 5000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके नहीं दिया, जब इस पर्टिकुलर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर ने 5000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके जब नहीं दिया, तब इस पर्टिकुलर डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर का 5000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट बनता था 10,000, उसको हमने कॉल्स इन अरियर बोल के डेबिट किया था, रेस किया था। सिमिलरली यही 5000 इक्विटी शेयर्स पे शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल 1 रुपया नहीं दिया, तो वही 5000 इक्विटी शेयर्स पे 1 रुपया करके हमने उसको कॉल्स इन अरियर डेबिट किया था एट द टाइम ऑफ फाइनल कॉल एज वेल। मतलब फर्स्ट कॉल के रिसीव के एंट्री में भी हमने उसका कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट किया था, एंड फाइनल कॉल के रिसीव के एंट्री में भी हमने उसका कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट किया था। फर्स्ट कॉल के समय हमने कॉल्स इन अरियर कितना डेबिट किया होगा 5000 शेयर्स पे 2 रुपया करके। फाइनल कॉल का रिसीव का एंट्री में हमने कॉल्स इन अरियर कितना डेबिट किया था 5000 इक्विटी शेयर्स पे 1 रुपया करके। तो ये जो हमने कॉल्स इन अरियर डेबिट किया था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया था कॉल्स इन अरियर, ये सोच के कि फ्यूचर में जाके इसका पैसा मिलेगा, अब ये होपलेस हो गया, अब ये पैसा नहीं मिलेगा। और क्योंकि पैसा मिलने का कोई होप एग्जिस्ट अब नहीं करता, इसलिए जो कॉल्स इन अरियर हमने रिकॉर्ड किया था बुक्स में, जो कॉल्स इन अरियर हमने बुक्स में रिकॉर्ड किया था, डेबिट किया था, उसको कैंसिल करने के लिए, खत्म करने के लिए कॉल्स इन अरियर अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं फॉरफीचर में। तो फॉरफीचर में हम लोग कॉल्स इन अरियर अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। $5000 इक्विटी शेयर्स, इसको थोड़ा ऐसे दिखा देना, 5000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ₹2+1। ये 2+1 क्या है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था और 1 रुपया फाइनल कॉल का नहीं दिया था 5000 शेयर्स पे। तो डायरेक्टली 3 लिख देते, थोड़ा समझने के लिए लिखे हैं और कुछ नहीं। तो 2+1 3 into 5000 15,000। अब ध्यान से देखो, 10 रुपया कॉल्ड अप था जिसमें उसने 3 रुपया नहीं दिया, तो 7 रुपया दे रखा है और वो 7 रुपया उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, 5000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹7। 5000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹7। अब देखो, तुम्हारा डाउट आ सकता है कि शेयर होल्डर ने टोटल 8 रुपया दिया था, शेयर होल्डर ने टोटल 8 रुपया दिया था, कैसे? 10 रुपया फेस वैल्यू, 1 रुपया प्रीमियम, 11 रुपया। 11 रुपया में 2 and 1 3 नहीं दिया तो 8 रुपया दिया। उस 8 रुपया में 1 रुपया प्रीमियम का है, प्रीमियम को अलग करो, वो फॉरफीचर से प्रीमियम का कोई कनेक्शन नहीं है। उसने जो प्रीमियम दिया था उसको अलग कर दो। ये सोचो कि उसने कैपिटल के लिए कितना दिया था, तो कैपिटल के तो 7 रुपया ही दिया था ना, कैपिटल के लिए 7 रुपया का दिया था। देखो, ये 10 रुपया क्या है, कॉल्ड अप कैपिटल, ये 3 रुपया क्या है, अनपेड कैपिटल। तो 10 रुपया कॉल्ड अप कैपिटल में 3 रुपया अनपेड कैपिटल नहीं दिया, तो 7 रुपया पेड अप कैपिटल दिया। 10 रुपया कॉल्ड अप कैपिटल में अगर 3 रुपया अनपेड कैपिटल नहीं दिया तो 7 रुपया पेड अप कैपिटल दे दिया। नरेशन लिख देते हैं,
इसका मतलब फॉरफीचर का एंट्री में प्रीमियम कहीं नहीं आया। देखो फॉरफीचर का एंट्री में कहीं पे भी प्रीमियम नहीं आया। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट कर दिया था अलोंग विद अलॉटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे गलत कर देते हैं। ठीक है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का कुछ कंडीशन है, तब कंडीशन फुलफिल होगा तभी वो एंट्री में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे 5000 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-receipt of first and final call money at the rate ₹2 and ₹1 each respectively. 5000 equity shares forfeited for non-receipt of first and final call money at the rate ₹2 and ₹1 each respectively as per board's resolution number ... dated ... So this completes forfeiture का एंट्री। ये हो गया forfeiture का एंट्री। एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। forfeiture का एंट्री डन। अब करेंगे री इशू का एंट्री। देखो बाद में 5000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट करने के बाद उसमें से हमने कितना इक्विटी शेयर्स री इशू कर दिया? 3000 इक्विटी शेयर्स। कितना इक्विटी शेयर्स री इशू कर दिया? 3000 इक्विटी शेयर्स। तो जितना इक्विटी शेयर्स हम री इशू करेंगे ना, री इशू का एंट्री उतना ही शेयर्स पे होगा। ठीक है, दिस इज द केस ऑफ पार्शियल री इशू। हमने फॉरफिट किया 5000 इक्विटी शेयर्स, री इशू किया 3000 इक्विटी शेयर्स। दिस इज द केस ऑफ पार्शियल पार्टली री इशू। ठीक है, तो 3000 इक्विटी शेयर्स हमने री इशू किया है। कितना करके री इशू किया है? ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। दिस इज इंपॉर्टेंट, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब देखो शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है। ये फुल्ली कॉल्ड अप मतलब ₹10 कॉल्ड अप, और अगर बोलता है फुल्ली पेड अप मतलब ₹10 पेड अप। शेयर का फेस वैल्यू ₹10 है, तो अगर फुल्ली कॉल्ड अप होगा तो ₹10 कॉल्ड अप, और फुल्ली पेड अप बोलेगा तो ₹10 पेड अप। मतलब पेड अप वैल्यू बता रहा है ₹10, पेड अप वैल्यू इनडायरेक्टली बता रहा है ₹10, और री इशू प्राइस बता रहा है ₹8। कंपनी ने 10 का शेयर ₹8 में री इशू किया, तो कंपनी के बैंक में ₹8 ही आएगा। ठीक है, री इशू के समय कंपनी के बैंक में ₹8 आएगा। बैंक हमारा एसेट है, और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। बैंक हमारा एसेट है, और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस। तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा कंपनी का। जब कंपनी के बैंक में पैसा आएगा तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। कितना शेयर कंपनी री इशू किया? 3000 इक्विटी शेयर्स। 3000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी को कितना करके मिलेगा? ₹8 करके मिलेगा, एट द रेट ₹8। 3000 इक्विटी शेयर्स पे कंपनी को कितना करके मिलेगा? ₹8 करके मिलेगा। ₹8 करके मिलेगा। तो बैंक डेबिट हो जाएगा 3000 इक्विटी शेयर्स पे ₹8 करके, 24,000। अब देखो पेड अप वैल्यू कितना है? पेड अप तो ₹10 है, फुल्ली पेड अप मतलब ₹10 है। 10 का शेयर कंपनी 8 में री इशू कर रहा है, तो बैंक डेबिट 3000 इक्विटी शेयर्स पे ₹8 करके। कंपनी जब 10 का शेयर 8 में री इशू करेगा तो कंपनी को री इशू पे ₹2 का लॉस हो रहा है। उस लॉस के लिए हम लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। कितना शेयर्स पे? जितना शेयर कंपनी री इशू किया। देखो नोट लिखवा देते, नोट चेक कर लेना। कितना शेयर्स पे जितना शेयर्स कंपनी री इशू किया,
तो 3000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके, 3000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 6000, 3000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 6000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तीन 3000 इक्विटी शेयर्स पे पेड अप 10 रुपया करके 30,000। याद रखना रीइश्यू का एंट्री में हम लोग कैपिटल को हमेशा पेड अप वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, और फुल्ली पेड अप बोला था तो अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया तो फुल्ली पेड अप कितना होगा, 10 रुपया ही होगा। नरेशन लिख देंगे 3000 forfeited shares reissued at the rate ₹8 per share फुल्ली पेड अप। अब एक चीज नोटिस करना, हमारा प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना था, पीओएफ मतलब हम समझ जाना प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर का बात कर रहे हैं। देखो फॉरफीचर का एंट्री में हमने फॉरफिटेड शेयर्स को पर शेयर कितना से क्रेडिट किया था, 7 रुपया, इसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। और रीइश्यू का एंट्री में हमने फॉरफिटेड शेयर्स को पर शेयर कितना से डेबिट किया था, 2 रुपया, इसको हम लोग बोल देंगे लॉस ऑन री इशू। तो ध्यान से देखो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना, 7 रुपया, लॉस ऑन री इशू कितना, 2 रुपया। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 7 रुपया, लॉस ऑन री इशू कितना, 2 रुपया। इसका मतलब फाइनल प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट ऑन री इशू निकालने का सिर्फ एक तरीका है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। प्रॉफिट ऑन री इशू को कैलकुलेट करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर कितना, 7 रुपया, लॉस ऑन री इशू कितना, 2 रुपया, तो फाइनल प्रॉफिट पर शेयर कितना, 5 रुपया, 7 - 2 5 रुपया। और कंपनी कितना शेयर री इशू किया, री इशू किया मतलब रीसेल किया, तो 3000 शेयर रीसेल किया है, तो 3000 शेयर्स पे 5 रुपया करके फाइनल प्रॉफिट होगा 15,000। अब स्टूडेंट का एक डाउट आ रहा है कि सर अगर यहां पे कभी 2 रुपया हो जाए, यहां कभी 7 रुपया हो जाए, उल्टा हो जाता तब क्या होता। सपोज प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर है 6 रुपया, लॉस ऑन रीइश्यू है 7 रुपया, तो हम स्टूडेंट को बताना चाहेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर। इसी के लिए अपना एक सेल्फ नोट लिखो, ठीक है, सेल्फ नोट हम लिखवा दे रहे हैं, लिखो, हम यहां पे लिख दे रहे हैं, तुम लोग अपना कॉपी में टॉप में लिख लेना, लिखो लॉस ऑन रीइश्यू can be less than or equal to profit on reissue, profit on forfeiture, profit on forfeiture, या फिर ऐसे समझो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर हमेशा लॉस ऑन री इशू से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर हमेशा लॉस ऑन री इशू से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 7 रुपया और लॉस ऑन री इशू भी 7 रुपया? बिल्कुल हो सकता है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 7 रुपया, लॉस ऑन री इशू 7 रुपया, ऐसा कभी देख सकते हो, बिल्कुल हो सकता है।
बट क्या ऐसा हो सकता है प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 7 रुपया, लॉस ऑन री इशू 7.5 या फिर 8? ऐसा कभी नहीं हो सकता। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर या तो लॉस ऑन री इशू से ज्यादा होगा या फिर उसके बराबर होगा। लॉस ऑन री इशू या तो प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर से कम होगा या फिर उसके बराबर होगा, एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, ये प्रोविजन है, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, लॉस ऑन री इशू कैन नॉट एक्सीड प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर, और प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लॉस ऑन री इशू पर शेयर। तो अब इसको हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री में। इसका पहले यहां लाइन ड्रॉ कर दे रहे हैं। अब आ जाएंगे लास्ट एंट्री में। लास्ट एंट्री जो इसके नीचे पास करेंगे हम लोग यहां से। तो अब आ जाते हैं लास्ट एंट्री में। लास्ट एंट्री देखो क्या होगा, लास्ट एंट्री हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit to capital reserve, forfeited shares account debit to capital reserve। वो जो 3,000 इक्विटी शेयर्स हमने री इशू किया था, कंपनी 5,000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किया था, जिसमें से 3,000 इक्विटी शेयर्स री इशू किया। कंपनी 5,000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किया था, जिसमें से 3,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी ने री इशू किया है। तो 3,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट रुपीज प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर था पर शेयर 7 रुपया एंड लॉस ऑन री इशू था पर शेयर 2 रुपया। तो फाइनल प्रॉफिट कितना, 7 माइनस 2 5, और नंबर ऑफ शेयर्स री इशूड एट 3,000, तो फाइनल प्रॉफिट हो जाएगा 15,000, 15,000। 15,000। तो बस अब नरेशन लिख देंगे इसका। नरेशन लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो इसमें हमने एक चीज नोटिस किया कि कंपनी 5,000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किया था, जिसमें से कंपनी ने सिर्फ 3,000 इक्विटी शेयर ही री इशू किया। वो जो बैलेंस 2,000 इक्विटी शेयर जो फॉरफिट तो हुआ था बट री इशू नहीं हुआ, वो कंपनी के स्टॉक में पड़ा हुआ है, कंपनी के पास ही है, वो शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं। हम लोग जब चैप्टर का डिटेल में जाएंगे, जब हम लोग शीट से सम बनाएंगे, हमारे पीडीएफ से सम बनाएंगे, उसमें एक सम्स आएगा, हम उसमें सॉल्व करेंगे, हम लोग उसमें बताएंगे कि जो शेयर्स फॉरफिट तो हुआ बट री इशू नहीं हुआ, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो अभी के लिए वो मत सोचना है कि वो 2,000 इक्विटी शेयर्स का क्या होगा जो फॉरफिट हुआ बट री इशू नहीं हुआ है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन हो जाना।